Good morning, all of you. Today we are going to study our last chapter of geography, that is population. Population क्या है? क्या होती है population? Any idea? बढ़ती जनसंख्या या सिर्फ जनसंख्या? Population क्या कह रहा है हमें? जनसंख्या. अब इस जनसंख्या को आखिर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैसे हमें पता पड़ता है? राइट? तो कैलकुलेशन की बात तो हम यहाँ नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि आखिर पॉपुलेशन जानी कैसे जाती है, इसका एग्जैक्टली जो आंकड़ा है वो कैसे निकाला जाता है. क्या घर घर जाके लिखा जाता है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं? हाँ, लिखा जाता है. एक कैलकुलेशन होती है, एक जनगणना विभाग की तरफ से एक कैलकुलेशन होती है, उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, मेल फीमेल, छोटे बच्चे, इन्फेंट जो भी न्यू बॉर्न हुए हैं, राइट. तो इनका सभी की डिटेल आपको देनी होती है. तो ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं या हम कहें कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा कहलाता है सेंसस. क्या कहलाता है? सेंसस. ये गवर्नमेंट हर 10 साल में हेल्ड करती है, हर 10 साल में हेल्ड करिए. ये 2011 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ ड्यू टू द कोविड, है ना. उसके बाद ये नहीं हुआ. 2011 के बाद हमारी कैलकुलेशन नहीं हुई है. तो व्हाट इज अ सेंसस? अ सेंसस इज एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली. पीरियडिकली मतलब कितने साल में होती है ये? हमारे 10 ईयर्स. एक डाटा कलेक्शन होता है हर 10 साल के अंदर, जिसमें आप पूरी नॉलेज, पूरा डिटेल, क्या हम कहें पूरा डाटा कलेक्शन होता है, जिसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको देनी होती है, राइट. ये आपका क्या कहलाता है? सेंसस. क्या कहलाता है? सेंसस. चलिए, सेंसस इन इंडिया. In India, the first census was held in the year 1872. कब हुई थी फर्स्ट बार हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन? कब डाटा कलेक्ट किया गया था? 1872 में. But the first complete census, however, was taken in the year 1881. Since then, census have been held regularly every 10 year. हर 10 साल के अंदर हमारे यहाँ पे ये सेंसस कैलकुलेशन होता है. क्लियर है यहाँ? अब हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? 100. हाँ, 142 42 to 45. Then more than 140 crores. More than 140 crore approximately, right? तो India's population as on March 2011 stood at 121 करोड़. 2011 में कितनी थी? 121 करोड़. Presently more than 130 करोड़. India's population accounts for 70.5% of the world's population. पूरे वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी कितनी परसेंट हिस्सा हमारे यहाँ पर है? 17.5%. पॉपुलेशन के उसमें हमारा इंडिया कौन से लेवल पे आता है, कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट, सेकेंड. फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज इंडिया. फर्स्ट आ गई इंडिया. ओके. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट 121.10.2 million और 121 करोड़ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान. मतलब इन सबकी पॉपुलेशन अगर हम ऐड कर लें तो इट इज इक्वल टू इंडिया. The population of India is 1021.10.2 million. That means 121 almost equal to the combined population of USA, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh and Japan is equal to India population. Clear? देखिए, अगर हम हमारे इंडिया की बात करके चलें तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो आती है हमारी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की. कहाँ की है? उत्तर प्रदेश. कितनी परसेंट है? 16%. महाराष्ट्र की, बिहार
वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, आइए इधर, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान की भी 6 है, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, केरला, झारखंड, इन सबके अप्रोक्सीमेटली सेम है, 3-2, राइट। दिल्ली की 1%, जम्मू कश्मीर की 1, उत्तराखंड की 1%, अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दैट इज 2%. दैट इज आवर पॉपुलेशन कंपोजिशन स्ट्रक्चर, राइट. इट इज द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कंपोजिशन. नो, अब हम बात करते हैं लीस्ट पॉपुलर स्टेट्स इन इंडिया, मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द कंट्री. कितनी परसेंट थी यहाँ पे? 16%. वेयर द टोटल पॉपुलेशन इज दिस मच एंड उत्तर प्रदेश इज होम टू 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. हमारे पूरे देश का 16% कौन इंक्लूड करता है? सिर्फ उत्तर प्रदेश. उसके बाद लीस्ट हमारी कौन सी है? सिक्किम. लीस्ट कौन सी है? सिक्किम. तो ये हमारा अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन का आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? उत्तर प्रदेश. और लीस्ट का आंसर क्या लिखेंगे? सिक्किम. क्लियर? स्टेट विथ half the population of India. Almost half of the India's population live in just 5 states. These states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and आंध्र प्रदेश. ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां हमारी देश की आधी जनसंख्या रहती है. भाई उत्तर प्रदेश में तो 16 तो यही आ गया. बाकी महाराष्ट्र में कितनी है हमारी? देखो, उत्तर प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 9%. ऐड करते चलो. बिहार में 9%, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%. ऐड करिए इनको, कितना परसेंट हो गया? 16 + 9 + 9, 18 + 16 कितना हुआ? जल्दी से कैलकुलेट करिए. 18 + 16 कितना हुआ? +16 34. उसके बाद 8 42, 42 + 7 49. अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन ऑल दीज स्टेट्स. हो गई 50% पॉपुलेशन हमारी. चलिए, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया. हर पर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन आपकी रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी. पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं पर पर्सन. The population density of India in the year 2011 was 382 person per square kilometer. पहले क्या माना जाता था कि हर पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 is equal to per square kilometer. Density is vary from 1102 person per square kilometer in Bihar to only 17% per square kilometer in अरुणाचल प्रदेश. ये हर एक स्टेट्स में अलग अलग वेरी कर रहा है. हमने अप्रोक्सीमेटली कितना माना था? 382%. लेकिन ये डेंसिटी हमारी चेंज हो गई. कहां पर? बिहार में. बिहार में क्या माना गया है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? वहां पे 1102 लोग. और जस्ट लीस्ट इसका है. कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17% ओनली. पर स्क्वायर किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ 17. और बिहार में पर स्क्वायर में कितने रहते हैं? 1102. तो इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पे पॉपुलेशन कम है. आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए, अवेयर हैं आप लोग यहाँ के हमारे स्टेट्स के नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर? State with the highest population density, Bihar, and the lowest
अरुणाचल प्रदेश। नाउ व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ? क्या बात कर रहे हैं हम? क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ? क्या होता है, कोई आइडिया? पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब इंक्रीमेंट इन कैसे? मतलब बर्थ रेट का इंक्रीज होना और डेथ रेट का, क्या सिर्फ यही रीजन है? इसके अलावा और कोई रीजन? इसके अलावा कोई और रीजन पॉपुलेशन इंक्रीमेंट में? आइए पढ़ते हैं। The growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country, territory during a specific period of time, say during the last 10 years. Such a change can be expressed in the two ways, in terms absolute numbers and in terms of percentage change per year. देखिए हम इसको दो तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीज। एब्सोल्यूट इंक्रीज क्या इंक्लूड करता है? द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली subtracting the earlier population from the later population. Subtracting the earlier population from the later population, it is refers to the absolute increase. मान लीजिए अभी हम बात करें कि अराउंड 142 करोड़ है। कितनी है? 142 करोड़। पिछले साल का हमें कितना दे रखा है? 130 करोड़। ये हम मान के चल रहे हैं अभी 2023 का, और ये किसका हमारा डाटा है? 2011 का। तो हमारे पास कितना इंक्रीमेंट आया? ये 12 करोड़। तो ये हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट इंक्रीज। समझ आया? ये हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट इंक्रीज। It is now annual growth rate. It is studied in percent per annum. Example, a rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was increase of 2 persons for every 100 person. हर 100% पे कितने लोग और बढ़ रहे हैं? 2। देखिए हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन कितना इंक्रीज कह रहे हैं हम? 2% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ? हर साल कितने लोग बढ़ रहे हैं? 2। मतलब 100 पे कितने लोग बढ़ रहे हैं? 2। मतलब 102। फिर वापस कितने बढ़े? फिर +2 करा 104, फिर +2 करा 106। राइट। तो इस तरह से जो हम कैलकुलेशन करते हैं हमारी ग्रोथ रेट की, वो क्या कहलाती है? हमारी एनुअल ग्रोथ रेट। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे देश की पॉपुलेशन कितनी है? हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चल रहे हैं? 100 पे कितना इंक्रीमेंट कह रहे हैं हम? 2%। कितना कह रहे हैं हम? 2%। या हमने सिर्फ एक सिंपली कैलकुलेशन के लिए हमने कितने ले लिए कि भाई हर 100% पे 2 मेंबर बढ़ रहे हैं। हर 100 लोगों पे कितने लोग बढ़ रहे हैं? 2 लोग बढ़ रहे हैं हर साल। भाई हमारी कैलकुलेशन अगर हम करोड़ में लेके चलें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अभी कैलकुलेट करना। राइट। तो हमने क्या लिया है कि हर 100% पे कितने लोग बढ़ रहे हैं? 2%। तो इस तरह से हमारा एनुअल ग्रोथ रेट चलता रहेगा। हर डे पे हर ईयर क्या होगा? इंक्रीज होता चल देगा। आ रही है बात समझ में? दैट इज द एनुअल ग्रोथ रेट। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज? देयर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। अभी हमने बात करी थी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होना या पॉपुलेशन का डिक्रीज होना 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक होता है हमारा बर्थ रेट, दूसरा होता है डेथ रेट, और थर्ड होता है हमारा माइग्रेशन। अब बर्थ रेट क्या होती है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन एन ईयर। 1000 लोगों का अगर हम डाटा मान के चलें तो 1000 लोगों पे कितने लोग और बढ़ रहे हैं? 1000 लोगों पे और कितने लोग बढ़ रहे हैं? वो हमारी क्या कहलाएगी? बर्थ रेट। उसी का अपोजिट हमारा डेथ रेट होगा कि हर 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं। मान लीजिए मैंने बोला 62% ये हमारा बर्थ रेट है कि इस साल 62 लोगों ने जन्म लिया है। कितना ले रहे हैं हम? 1000 के ऊपर इंटू 100। तो हमारा कितना निकल जाएगा? परसेंटेज निकल जाएगी बर्थ रेट इन परसेंटेज।
आया समझ में? वैसे डेथ रेट निकल जाएगी, जैसे हमने माना 50 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? डेथ रेट इन परसेंट। आई बात समझ में? आ रहा है? फिर हम बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन का मतलब समझते हैं आप? इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। हमारे यहां से जाना, एग्जिट, दैट इज द इमिग्रेशन। हमारे कंट्री के अंदर एंटर होना, दैट इज इमिग्रेशन, राइट? तो व्हाट इज द माइग्रेशन? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर। इंसान का एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी कंट्री में जाना या दूसरी कंट्री को छोड़ के हमारे देश में आना, वो क्या कहलाएगा? हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, जो मैंने बताया आपको, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। वो विद इन अ कंट्री भी कर सकता है, बिटवीन द कंट्रीज भी कर सकता है। मतलब सिर्फ कंट्री के अंदर अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाना, या एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाना। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज। अगर विद इन ए कंट्री अगर वो अपना टेरिटरी चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है, तो वहां हमारा पॉपुलेशन चेंज नहीं आता। हमारे स्टेट का पॉपुलेशन चेंज आएगा, लेकिन कंट्री का पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा। कंट्री का पॉपुलेशन चेंज कब होगा? जब वो हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश में जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? क्लियर हुआ या दोबारा बताऊं? अगर विद इन अ स्टेट, विद इन अ कंट्री कोई माइग्रेट होता है, तो उसमें स्टेट के पॉपुलेशन में वेरिएशन आएगा, कंट्री के पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं आएगा। कंट्री के पॉपुलेशन में वेरिएशन जब आएगा जब वो हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश के अंदर जाएगा। आगे बात समझ में? Now, migration play a very significant role in the changing the composition and distribution of population. Now, what is the age composition? Age composition क्या होती है? Age composition मतलब हमारे यहाँ पे अलग अलग एज के, अलग अलग एज फैक्टर के लोग रहते हैं, अलग अलग डिजीज के साथ रहते हैं कि नहीं रहते? कुछ बच्चे बॉर्न होते ही मर जाते हैं, कुछ 100 से ऊपर हो जाते हैं तो भी नहीं जाते। तो हमारे क्या है? मिक्सचर है एज कंपोजिशन का। देखिए, इट इज द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब कौन कौन सी हैं? चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, क्या माना गया है? एक तो हमने चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स। अगर आप लोगों को याद हो, हमने ह्यूमन रिसोर्स वाला जो चैप्टर पढ़ा था 8th के अंदर, हमने यही कैटेगरी लेके चलते थे और यहाँ पे ग्राफ बनाया था। याद हो तो आप लोगों को? बनाया था कि नहीं बनाया था ग्राफ? इस तरह का हमारा पिरामिड बन रहा था, आपको याद हो तो? याद है कुछ? उस पर हमने यहाँ पे लिए थे चिल्ड्रन बिलो और ये वर्किंग एज वाले बच्चे। चलिए, तो यहाँ पर हमने हमारे एज कंपोजिशन में एज को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट है चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स। दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। यहाँ पे बच्चे क्या हैं? इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। उनको अपने क्लोथिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, फूड के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, राइट? उन बच्चों की कैटेगरी अलग बनाई है। फिर वर्किंग एज 15 to 59, दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। यार ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, मतलब अपना खुद का अर्न ये कर सकते हैं। एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव है ये। एंड दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। इन्हीं से क्या होगी? हमारी वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। एज 59, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, ये वर्किंग जोन में हो सकते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनकी हेल्थ अच्छी रही तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं वर्क, अगर नहीं हुई तो ये बीच में छोड़ भी सकते हैं, डिपेंड ऑन द हर्स। दो दे मे बी हैव रिटायर्ड एंड दे मे बी इन द वर्किंग वॉलंटरी। क्लियर है? Now what is the sex ratio? Sex ratio is defined as the number of females per 1000 males. मतलब यहां पर हम ये रेशियो लेके चलते हैं कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं? हाउ मच फीमेल्स आर देयर? ये हमारा क्या कहलाएगा? सेक्स रेशियो। क्या कहलाएगा? सेक्स रेशियो। It is an important social indicator to measure the extent of equality
between males and females in the society. Now, what is the sex ratio in India is 940. क्या है हमारे यहाँ पर 940. इसका मतलब आप समझे कि 940 गर्ल्स हैं और 1000 मेल्स. The state having highest sex ratio in Kerala. सबसे ज्यादा कितने हैं हमारे यहाँ पे? केरला का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है एंड लोएस्ट हरियाणा. ये अबव 1000 है. देखिए, देख रहे हैं आप 1084. मतलब 1000 मेल्स में 84 फीमेल्स ज्यादा हैं और यहां पर कम है. Now, the literacy rate in the country as per the census 2011 is 73%. अगर हम लिटरेसी रेट के बारे में आए, लिटरेसी का मतलब समझते हैं आप? क्या होता है? What is literacy? एजुकेशन लेवल. कितने शिक्षित हैं वहां के लोग? According to the census 2011, 73%, 80.9% of males and the 64.6% of females. 73%, सॉरी, टोटल जो हमारे यहाँ पे टोटल जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 73%. उसमें से मेल्स कितने हैं? 80.9% और फीमेल्स कितनी हैं? 64.6%. क्लियर? The state with the highest literacy rate in India, Kerala, and the lowest in Bihar. Bihar, right? The person is 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate. पढ़ा लिखा किसको माना जाता है? शिक्षित व्यक्ति किसको माना जाता है? जो बच्चा 7 साल से ऊपर का है, जो पढ़ना और लिखना दोनों जानता है, वो किसके अंदर इंक्लूड होगा? लिटरेट में. किसके अंदर इंक्लूड होगा? लिटरेट में. नाउ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. What is the occupational structure? What is the occupational structure? सबका ऑक्यूपेशन क्या सेम होता है? बताइए. अलग अलग नहीं होता. कैसे अलग अलग होता है? कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, कोई शेयरिंग का काम करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है. ये क्या है? ऑक्यूपेशन है. अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन है. तो हमारे यहाँ का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है वो 3 एक्टिविटीज के अंदर डिवाइडेड है. पढ़ा था ये हमने. कौन कौन सी एक्टिविटीज है ये? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटीज? प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग. क्लियर है? सेकेंडरी क्या होता है? बेसिकली इट इज इंक्लूडेड विद रॉ मटेरियल. क्या इंक्लूड करता है ये? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कौन इंक्लूड करता है? सेकेंडरी. और इसकी सर्विसिंग कौन इंक्लूड करता है? क्लियर? इनपुट हुआ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट हुआ हमारा टर्शियरी एक्टिविटी. क्लियर है ये बात? सेकेंडरी इंक्लूड करता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन. टर्शियरी इंक्लूड करता है हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज. क्लियर है? एनी डाउट? रट गए होंगे ये तो. अब हम कब से पढ़ रहे हैं ये बात? चलिए. नाउ हेल्थ. हेल्थ क्या है? ऑक्यूपेशन पढ़ लिया, एज कंपोजिशन पढ़ लिया. इन सब में सबसे मेन पार्ट क्या है? हेल्थ. अगर हेल्थ सही रहेगी तो हमारी देश की पॉपुलेशन क्या है? बढ़ती रहेगी. क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अब डे बाय डे क्या होती जा रही है? इंप्रूव होती जा रही है.
right? So health is a very important component of the population composition which affect the process of development. Sustained efforts of the government programs have registered significant improvement in the health condition of the India population. Death rates have declined from 25 per 1000 population in 1951 to 7.2% per 1000 in 2011. देखिए पहले क्या होता था, 1000 पे कितने लोगों की डेथ मानी जाती थी? 25 लोगों की. अब कितनी हो गई है? 7.2%. आ रही है समझ में बात? एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ हैज इंक्रीज दिस. बर्थ कितना इंक्रीज हुआ? 36% था हमारा ये 1951 में. अब कितना इंक्रीज हो गया ये हमारा? 67.9. तो ये क्यों हुआ है? कि बिकॉज देयर इज द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी. हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हुई तभी तो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट इंक्रीज हो गई और डेथ रेट क्या हो गई? डाउन हो गई. आ रही है बात समझ में? ये जो डाटा जो फिगर्स दे रखे हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे आपके एग्जाम्स के लिए. ना उसके बाद हम आते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन. व्हाट इज एन एडोलेसेंट? एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है? एडल्ट की एज वाले. 18 से कम वाले, 18 से ऊपर वाले. कहां तक की एज? 24, 25, राइट? (10 to 19) it is included here. The most significant of the Indian population is the size of its adolescent population. देखिए adolescent में इन्होंने यहाँ इंक्लूड किया है 10 to 19 years, right? In generally India it grouped in the age group of 10 to 19. वैसे तो ये ऊपर होते हैं अब. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होती है? NPP. नाम पढ़ा है इसका? NPP, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. The government of India initiated the comprehensive family planning program in 1952 to improve individual health and welfare. The NPP 2000 provide a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age. क्या कर दिया NPP के तहत? कंपल्सरी कर दी हर 14 साल तक के बच्चे के लिए एजुकेशन. Reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live birth. Achieving universal immunization of the children against all the vaccines. अब क्या हुआ? infant mortality rate भी इंक्रीज हो रही है, घट नहीं रही है. पहले हमारे पास वैक्सीन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी. स्लम एरियाज वगैरह में बच्चों को प्रॉपर टाइम पे इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पाता था जिससे बच्चों की डेथ हो जाती थी. लेकिन अब हेल्थ में इतनी फैसिलिटी इंप्रूव हो गई है कि अब हमारा जो बर्थ स्केल है वो भी बढ़ता जा रहा है. Now NPP and the adolescent. NPP 2000 also put emphasis on other important need of adolescent including protection from unwanted pregnancies and sexual transmitted disease. It aims towards encouraging delayed marriage and childbearing. बच्चों की जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है. Education of adolescent about the risk of the unprotected sex, making contraceptives services accessible and affordable, providing food supplements, nutrition services and strengthening legal measures to prevent child marriage. अर्ली मैरिज, तभी तो कहते हैं ना कि सोशल रिफॉर्मर्स आए, इन्होंने अर्ली मैरिजेस, सती सिस्टम, इन सब पे क्यों रोक लगाई थी? क्या रीजन था? क्या रीजन था कि गर्ल्स को एजुकेटेड किया जाए, बॉयज को भी प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, राइट? तो इन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है. तो इट इज ऑल अबाउट आवर पॉपुलेशन चैप्टर. So today's our chapter is complete, right? You have any doubt? So do all these notes in your copy, and tomorrow we will do its question answer, right? Okay. If you have any doubt, you can ask me. Any doubt? Okay.